The area of a rectangular plot is 528 meter square, full stop. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. Is one more than twice its breadth. Is one more than twice its breadth. Full stop. We need to find the length and breadth of the plot. We need to find the length and breadth of the plot. देखिएगा क्या करना होगा इस क्वेश्चन में. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने ले लिया ऐसे, इसका एरिया दे रखा है इन्होंने 528 मीटर स्क्वायर. इस वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है. पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है. सॉरी. ये इसका पूरा एरिया है 528 मीटर स्क्वायर. उन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो जो ब्रेथ है, मैं ब्रेथ को x मान लूं. ब्रेथ को मैंने x मान लिया. तो जो लेंथ है, लेंथ क्या है? लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ का ट्वाइस क्या हो गया? 2x. और इससे एक ज्यादा, वन मोर देन, तो इससे एक ज्यादा क्या हो गया? 2x प्लस 1. और 2x प्लस 1 क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई. ठीक है. और x क्या हो गई? ब्रेथ हो गई. अब देखिएगा, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. अब मेरे को लेंथ और ब्रेथ निकालनी है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है. 528 मीटर स्क्वायर. एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528. लेंथ क्या है? 2x प्लस 1. और ब्रेथ क्या है? x. 528 2x इंटू एक्स क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो गया? x. प्लस का 528 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 528 इज इक्वल टू 0. तो 2x स्क्वायर प्लस x है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? प्लस 1x. कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड quadratic. Compare it with standard quadratic equation. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a क्या हो गया? 2. x के साथ जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई हो रहा है वो b है, तो x के साथ इधर क्या है? 1. तो b क्या हो गया? 1. कांस्टेंट टर्म इधर c है और इधर क्या? माइनस 528. तो c हो गया माइनस का 528. ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यू आ गई. अब क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी, कैपिटल डी. तो कैपिटल डी निकालेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी क्या है? 1. तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac. ए क्या है? 2. और सी क्या है? माइनस 528. 1 का स्क्वायर हो गया 1. माइनस 4 इंटू 2 हो गया माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 528.
माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 2 कैरी आ गया, 8 5 जा 40 और 2 42, 4224 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4225। यहाँ तक क्लियर। अच्छा नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिससे हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अंडर रूट डी का मतलब क्या है, अंडर रूट 4225, तो इसको 4225 का स्क्वायर रूट ले लीजिए जरा, कितना 65 आ रहा है, तो सीधा 65 लिख रहा हूँ मैं। कर लेंगे ना, स्क्वायर रूट को लेना जानते हैं सभी, नहीं बताओ। सुनिए 4225 है, जैसे अगर मेरे को इसका स्क्वायर रूट लेना है या कोई भी नंबर है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट आप दो दो का ग्रुप बनाते चले जाओ। तो आपने क्या करा, राइट से स्टार्ट करा, तो 5 और 2, एक तो नंबर, एक तो ग्रुप ये हो गया, फिर अगला हो गया 2 और 4। तो पहला ग्रुप है 42, दूसरा ग्रुप है 25। 42 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, क्या है 36। तो 36 कैसे लिखा जाएगा, 6 6 जा 36, 42 में से 36 सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 6। फिर ये जो 25 है, अब इसको नीचे उतारो, तो ये 625 आ गया। मैंने 6 में 6 को मल्टीप्लाई करा था, अब अगले स्टेप में हम 6 में 6 को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 12। ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 के आगे कोई एक ऐसा नंबर लगाना है, परफेक्ट स्क्वायर ही लगाना है बेसिकली। तो मैं जानता हूँ कि 5 तो 5 के परफेक्ट स्क्वायर में ही आता है, मैंने लास्ट में यहाँ 5 लगा दिया, तो ये नंबर क्या बन गया 125। तो 125 कैसे बना, जब मैंने यहाँ 5 लगाया, 125 को 5 से ही करूंगा मल्टीप्लाई। अगर मैं 12 के आगे 4 लगा देता तो 124 बन जाता, मैं उसको फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करता। तो 123 होता तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करता। तो 125 है तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 12 और 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। तो 125 में 5 को मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 625। ठीक है, तो इस तरह से 4225 का स्क्वायर रूट आ गया 65। क्लियर है। अच्छा, अब वैल्यू डालिए, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4225, ये जो d की वैल्यू है ये, अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से x की वैल्यू निकलेगी। ये ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन सभी को। यस सर। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4225 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 65 आ जाएगा, अपॉन 2 2 जा 4। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है देखिएगा, x इज इक्वल टू, एक बार तो प्लस ले लेंगे, -1 प्लस 65 अपॉन 4, और एक बार -1 माइनस 65 अपॉन 4। तो -1 प्लस 65 कितना हो गया 64 अपॉन 4, -1 माइनस 65 कितना हो गया -66 अपॉन 4, 4 16 का 64। देखिए ये x क्या है, ये x उस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ है, ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो छोड़ दो, इसको क्रॉस कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 7, वो 16, इट इम्प्लाइज दैट ब्रेथ, ये हो गया 16 मीटर, और लेंथ क्या है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 मतलब 33 मीटर, तो 16 मीटर और 33 मीटर ये हो गया। ठीक है,
ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 हुआ। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। अगेन पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, एग्जाम्पल नंबर 11। 11 है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स find two consecutive odd positive integers, comma, sum of whose squares is 290, comma, sum of whose squares is 290। ठीक है, अब क्या है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं पूछे, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ वो पूछ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड का मतलब ये है कि अगर एक इंटीजर ऑड इंटीजर मान लो 7 है, तो अगला क्या आएगा 9। ठीक है, तो 7 के बाद 9 कैसे आया, 7 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स पूछते हैं, तो मान लो एक इवन इंटीजर हमारा मान लीजिए 16 है, तो अगला 18 आएगा, 16 के बाद अगला इवन नंबर क्या आएगा 18। तो वो कैसे आया, 16 में 2 ऐड करना पड़ा तभी तो आया। तो हम क्या कहेंगे कि लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी, लेट द टू consecutive odd let the two consecutive odd positive integers be x and x plus 2, x and x plus 2। ये consecutive positive integers हो गए। तो अब इन्होंने कहा कि sum of whose squares is 290, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 290 है। तो गिवन पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है x, तो x का स्क्वायर, दूसरा क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 290। अब इसको एक्सपैंड कर दो, तो ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 290। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 2 2 जा 4x, और उधर प्लस का 290 था तो इधर आ जाएगा माइनस का 290 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 4 माइनस 290 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 286 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से वैसे ही प्रोसीजर कि इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर देना है। तो कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 286। abc आ गया हमारे पास। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D निकालेंगे। कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 286, 4 का स्क्वायर 16
-4 टू ज़ा 8 इंटू -286, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 16 प्लस 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64 और 4 68, 6 कैरी 8 टू ज़ा 16 और 6 22, तो डबल 8 आ गया। ठीक है, ऐड करिए, डबल 8 प्लस 16 कितना हो गया 2304। हाँ 2304, इसका बताइए स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो जिनको आता है वो खुद करें, बाकी मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट। राइट से दो दो का पेयर बनाते हैं, तो ये हो गया और ये हो गया। 23 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 23 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताओ। 16, तो 16 कैसे आता है, 4 4 ज़ा 16, तो 4 4 ज़ा 16 करा, तो 23 के नीचे यहाँ 16 आ गया। 23 माइनस 16 कितना हो गया 7। अब 04 को नीचे कॉपी कर दिया। ठीक है, तो जैसे वहां करा था कि 6 6 ज़ा 36 करा, 6 में 6 को मल्टीप्लाई करा था, फिर 6 में 6 को ऐड कर दिया। ऐसे ही 4 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, अब क्या करेंगे 4 में 4 को ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया तो 8 आ गया। 8 के आगे क्या लगाएं, जैसे मान लो 8 के आगे मैंने लगा दिया 2, तो 2 लगा दिया, तो अब इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 164, ये तो बहुत छोटा है। और बढ़ाओ, मैं ये सोचता हूँ कि 8 के आगे 8 लगा दिया जाए। अगर 8 लगा देते हैं तो इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी 8 8 ज़ा 64 और 6 70 आ गया 704। ठीक है, तो 704, यहाँ पर 8 लगाया और इधर भी 8 आ गया, तो इसका मतलब 48 इसका स्क्वायर रूट है। समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, तो 2304 ये आ गया। देयर फोर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा एक हमने गड़बड़ करी यहाँ पर, इतना बड़ा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहुत बड़ा हो गया। हमको यहाँ पर ये 2 है, ये 4 है, 286 है, हमें 2 कॉमन ले लेंगे और वो 24 का होता है। बिल्कुल सही। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब वैल्यू डालिए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट क्या था 2304 अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए कितना है 2, -4 प्लस माइनस 2304 किसका आया था, स्क्वायर रूट क्या था इसका 48 अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 48 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू -4 माइनस 48 अपॉन 4। -4 प्लस 48 कितना हो गया 44 अपॉन 4, और ये क्या हो गया -48 माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 52 अपॉन 4 माइनस का 13। भाई इसको तो कैंसिल ही कर दो। ठीक है ना, क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, नेगेटिव तो नहीं ना, तो इसको तो छोड़ दिया। और ये क्या हो गया 11। देयरफॉर टू ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी x यानी कि 11 एंड x प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2 मतलब 13। तो एक तो हो गया 11 और एक हो गया 13। ठीक है, उसके बाद
एग्जाम्पल नंबर 12 है, a rectangular park is to be designed, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. ठीक है, एनसीईआरटी तो सभी लाए ही है ना, एक है इधर, उधर भी एक है, तुम भी नहीं लाए, बड़ी हैवी है, लेकर नहीं आए क्यों? एनसीईआरटी लेकर आया करो भाई, जब भी मैथ्स का टर्न है तो एनसीईआरटी आप लेकर आया करें, पता ही रहता है आपको कि मैं किस में से करा रहा हूँ क्वेश्चन, तो अभी एनसीईआरटी है तो लेकर आया करो उसको। बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 है, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park of altitude 12 meter. देखो क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी ना फिगर क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो मैं फिगर बना रहा हूँ इसकी, और फिगर से आप लोग जहां तक है समझ जाएंगे इसको। एग्जाम्पल 12 की फिगर देखिए, कहाँ लिख दिया, दिखाई नहीं दिया। एग्जाम्पल नंबर 12, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी ब्रेथ इन्होंने दी है x, और एक्चुअल में ये लिया गया है, ये लेट किया है क्योंकि इन्होंने बोला है कि अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, तो उसकी जो ब्रेथ है वो उससे 3 मीटर कम है, तो ऑब्वियसली आपने इसको x+3 ले लिया तो ये x ही बचेगा, उससे 3 मीटर कम। ठीक, एक तो ये दिया है, उसके अलावा इन्होंने बोला कि इस वन एट वन ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब एक ब्रेथ ये हो गई और एक ब्रेथ ये हो गई, उस पर एक ट्राइंगुलर पार्क बना हुआ है, वो जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड दे रखा है हमको कितना, 12 मीटर। इसको बोल दो ए, बी, सी, डी, ई, और इस पॉइंट को बोल दीजिए एफ। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, तो उसकी ब्रेथ उसकी लेंथ से 3 मीटर कम है, ये हो गया। Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle. ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया, ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is equal to area of triangular park प्लस 4 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया जो है वो ट्रायंगुलर पार्क के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप ट्रायंगुलर पार्क के एरिया में, वो छोटा है ना, तो ट्रायंगुलर पार्क के एरिया में आप 4 मीटर स्क्वायर ऐड कर दो तो वो रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू x+3, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा इसका, ये भी तो x ही है,
ये लेंथ भी तो x है, तो हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट कितना है 12, तो 2 6 12। इसको एक्सपेंड करो, x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 कितना हो गया 3x, और ये कितना है 6x। हाँ सॉरी, आगे 4 तो लिखना भूल गया ना मैं, +4 भी तो है आगे, 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6x और +4, सब कुछ इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 6x कितना हो जाएगा -3x +4, सॉरी -4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, पी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -4। करना जरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो फिर करो। और उन्होंने पूछा है कि आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है इसकी, रेक्टेंगुलर पाथ की। ठीक है, ये करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। चलो अगला देखते हैं। Example 13. Find the roots of the following quadratic equations if they exist using the quadratic formula. एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट मैं नहीं करा रहा हूँ, अपने आप करना। एग्जाम्पल 13 का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 1, और स्टैंडर्ड में एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5, तो d इज इक्वल टू 16 माइनस 4 5 जा 20, तो d की वैल्यू क्या आ गई -4। ठीक है, यहां नोट करेंगे सिंस d is less than 0, so under root d cannot be calculated. So this quadratic equation has no real roots. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं, समझ गए? ठीक है, क्योंकि भाई अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए ना, अंडर रूट के अंदर डी है और डी है -4, तो रूट -4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहीं छोड़ देंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1।
यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2√2 और c इज इक्वल टू 1। ये हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या है? b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई b² - 4ac। करो जी। -2√2 का स्क्वायर -4ac मतलब -4 × 2 × 1। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। तो 4 × 2 हो गया। और -4 2 कितना हो जाएगा? -8। 8 - 8 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। याद रखिएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं। ठीक है, रूट्स इक्वल आते हैं। अब ये सिर्फ याद रखने की बात नहीं, वैसे भी समझ में आ जाएगा। अभी करके देखते हैं। डी की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 का तो स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है ना। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। हम कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -b ± √d अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है? -2√2 ±√0। 2 × a कितना है? 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा। देखो ये तो 0 हो गया। प्लस प्लस करो 0 या माइनस करो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको तो हटा ही दो। माइनस माइनस प्लस का 2√2 अपॉन 2 2 ज़ा 4। तो एक बार क्या करा? +0 करके दिखा रहे हैं। और 2√2 +0/4 और -0/4। तो दोनों ही तरह से वैल्यू तो सेम आ रही है ना। लेकिन हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि x की एक ही वैल्यू आई है। हम दो वैल्यूज भले ही इक्वल हो लेकिन दोनों को अलग अलग लिखकर दिखाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो हमेशा दो वैल्यूज आती ही आती हैं उसमें। तो क्या करेंगे? देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऐसे ही 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x इज इक्वल टू √2/2 कॉमा √2/2। दो वैल्यूज आई हैं, सेम आई हैं, कोई बात नहीं, सेम को ही दो बार लिखेंगे। इस हाँ 1/√2 भी कर सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं लिखते, है ना, रैशनलाइज करके लिखते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है। तो आप क्या करें इसको कि ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इसमें हम कहते हैं कि अगर d इज इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है, जैसा कि अब तक सारे क्वेश्चंस में आया है, d इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोलेंगे रियल एंड यूनिक रूट्स या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब जिसमें x की अलग अलग दो वैल्यूज आती हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो हम बोलेंगे इट हैज नो रियल रूट्स, मतलब दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। 14 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 14। ये देखकर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं, लेकिन जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी। ठीक है ना, ऐसा है। जो आगे जो हम अब देख रहे हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 में, इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा। x + 1/x इज इक्वल टू 3, कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 0। ये x इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमेशा लिखा जाता है, जहां पर भी डिनोमिनेटर में x होगा तो वो लिख कर देंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर x 0 के बराबर हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड प्लस एनीथिंग, वो सब कुछ नॉट डिफाइंड बना देगा। नॉट डिफाइंड में कुछ भी ऐड करें तो वो सबको नॉट डिफाइंड बना देगा। तो इसलिए ये लिख कर देना होता है। इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसको कुछ यूज नहीं करना है यहाँ पर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर तो x है, तो x को क्या लिखेंगे? x/1। और ये क्या है? 1/x इज इक्वल टू 3। तो जब एलसीएम लेना होता है ना, और एलसीएम में हम देखते हैं डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में, कोई किसी की टेबल में भी नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
क्या करते हैं, इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और बीच में जो साइन है वही साइन लगा दो एज इट इज। तो बीच में प्लस का साइन एज इट इज लगा दिया। एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ये एक्स इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगा अब तो। ठीक है, तो कई बार इक्वेशंस जो हैं वो थोड़ा सा हमको अलग से अजीब से पैटर्न में दे रखी होती है, जो देखकर लगता है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, समझ गए कि नहीं, तीनों बच्चे बताओ। यस सर। ठीक है, बी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कोई बात नहीं। वो तो अंडर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको एक में आ जाएगा +√5 और एक में आ जाएगा -√5। तो जब ऐसा आ जाए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, √5 वैसे भी इर्रेशनल ही है, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकंड देखो, 1/x -1/x -2, 1/x -1/x -2 इज इक्वल टू 3। x इज नॉट इक्वल टू 0, 2। ना तो x 0 के इक्वल हो सकता, क्योंकि अगर x 0 के इक्वल हो गया तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। वो 2 के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 2 के इक्वल हो गया तो 2 - 2 0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। भाई एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में। तो ये हो गया x × x-2 इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया x-2 माइनस, बीच में माइनस का साइन एज इट इज। अब x 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो x × 1x, x -2 -x अपॉन x² -2x इज इक्वल टू 3। तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x माइनस एक्स कट गया, -2 इज इक्वल टू 3 × x² -2x, इधर छोड़ दिया 0, ये हो गया 3x² -6x, और -2 उधर चला गया तो ये हो गया +2। पलट कर लिख दो, 3x² -6x +2 इज इक्वल टू 0। अब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इतना मैं छोड़ रहा हूँ, अब आप लोग इसको करिएगा, 14 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट करना। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क है, और जो पुराना बचा हुआ होमवर्क है वो भी कंप्लीट करें। ठीक है, बार बार मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, होमवर्क आप लोग अपना टाइम पर कंप्लीट करिए। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो बेसिकली उसके चारों पार्ट्स वही हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके चारों पार्ट्स करने हैं भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो वो तो सिलेबस में नहीं है, तो उसको छोड़ दो। वही चारों पार्ट्स आपको फैक्टर, ये जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड है इससे करना। ठीक है, ईमानदारी से करना शुरू करो वही होमवर्क, क्योंकि आप बस समझ लीजिए कि आज क्या 22 तारीख है, 23 है, 23 है ना शायद, आज 23 तारीख है। एक हफ्ता ये बचा हुआ है, और फेब एंड में या मार्च के मिड में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे शुरू। तो आप ये मान कर चलो कि फरवरी में जैसे भी करके आपको फटाफट फटाफट निपटाना है सारा सिलेबस। ठीक है, और शायद इसी प्रेशर के चलते आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, टर्म 1 के दौरान ही टर्म 2 उन्होंने काफी खींचना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, तो आप लोग अब बिल्कुल ढील मत छोड़िएगा, होमवर्क दे रहा हूं तो ईमानदारी से करिए।
चलिए जी, ओके।